नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सक्सेस नोट्स यूट्यूब चैनल में। मैं आपको कंप्यूटर की क्लास करवाने वाला हूं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन समझेंगे कंप्यूटर का परिचय, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो विद्युत के द्वारा चलता है, जो यूजर जो आप खुद है, इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया के सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करना। यूजर द्वारा जब भी इनपुट कमांड कुछ भी देते हैं, कंप्यूटर को बता दे कि ये काम करके देना है, तो कंप्यूटर जो भी डेटा को प्रोसेस करके उसको सूचनाओं में परिवर्तित करता है, रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। यानी कि अपन यूजर है और अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि ये काम अपन को कंप्यूटर करके देगा। इसमें डेटा को स्टोर करना, पूर्ण पर्याप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, कुछ भी पैराग्राफ लिखना है तो उसमें ईमेल भेजने के रूप में, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आप स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कंप्यूटर क्या है और इसका उपयोग क्या है। नेक्स्ट अपन समझेंगे, यानी कंप्यूटर की परिभाषाएं अलग अलग वर्णित की गई है और रिवीजन आपके हो जाएगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस यहाँ उपकरण बोल सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बना होता है और संचालित करने के लिए विद्युत ऊर्जा जैसे बिजली का उपयोग करता है। कंप्यूटर में एक आंतरिक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया में अस्थायी डेटा, जो स्थायी नहीं होता है, और निर्देशों को संग्रहित करती है, यानी डेटा को वो स्टोर करती है। और उसके बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्तकर्ता को संसाधित करने के पहले मध्यवर्ती परिणाम सूचनाएं भी रखती है। यानी कि जैसे अपन ने कुछ इनपुट कमांड दी कंप्यूटर को, वो अपन को डेटा को प्रोसेस करके अपन को जैसे मॉनिटर पे दिखा रहा है। ये मॉनिटर, यहाँ पे कोई भी सूचना अपन कुछ जैसे कमांड दी, कीबोर्ड से अपन कुछ टाइप करते हैं और अपन को प्रोसेस करके यहाँ पे बता रहा है अपन को मॉनिटर के ऊपर, तो वो आउटपुट प्रोसेस हुआ। मध्यवर्ती परिणाम में रखती है, केवल जारी किए गए निर्देशों के सेट के अनुसार काम करती है। यानी कि अपन जो भी इसमें कमांड देंगे उसके अनुसार ही काम करेगा, वो सब अपना यूज नहीं करता है, ओनली फॉर यूजर के द्वारा इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। कंप्यूटर डेटा एक रूप से स्थायी स्वीकार करेगा और दूसरे रूप में तैयार करेगा। डेटा को सामान्य कंप्यूटर के भीतर रखा जाता है क्योंकि ये संसाधित किया जा सकता है। तो ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये कंप्यूटर का माइंड जिसे अपन बोलते हैं सीपीयू। ये कीबोर्ड है, ये नीचे वो दिख रहा होगा माउस, और ये मॉनिटर। ये मुख्य भाग है कंप्यूटर के। नेक्स्ट अपन चलेंगे, कंप्यूटर पढ़ने के पहले कंप्यूटर का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द के द्वारा प्रस्तुत हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, कैलकुलेशन करना। अतः कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम अबेकस के द्वारा जो विकास मेसोपोटामिया में किया गया, इसी प्रकार कैलकुलेटर करने का आविष्कार, यानी कैलकुलेटर का आविष्कार 17वीं सदी में शुरुआत मैंने पियर के द्वारा किया गया था। यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ था? 17वीं सदी में। और किसके द्वारा? मैंने पियर, जिसका उपयोग गणितीय गणना करने के लिए किया जाता। कोई भी गणितीय कार्य करना हो, कोई जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, तो अपन कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर का भाग था उस जमाने में, 17वीं सदी में। तो एक महान गणितज्ञ हुआ है चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का पितामह। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहते हैं? तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज है। दूसरे हुए व्यक्ति पास्क लाइन ने इससे प्रेरित होकर डिफरेंशियल
एनालिटिकल इंजन बनाया। उन्होंने 1937, कब 1937 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना की और कृत्रिम मेमोरी का निर्माण किया। थोड़ा अपग्रेड हुआ कंप्यूटर तथा प्रोग्रामों के अनुसार या अनुरूप गणना करने में सक्षम हो। 1942 में ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण किया जो कि पास्कलाइन कहलाता है। कब 1942 में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अबेकस, ये भी एक कंप्यूटर का भाग है जो शुरुआत में इसका विकास हुआ था। अबेकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए लगभग 600 ईसा पूर्व चीन में किया गया। कौन से देश में? चीन में। अबेकस को सौरबान कहा जाता है। उन्हें डिवाइस की सहायता से बिना कॉपी पेन या कैलकुलेटर के गणितीय क्रियाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। अबेकस आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा होता है। जैसा आयताकार, इन तारों में गोल मोती पिरोए हुए होते हैं। इन्हीं मोतियों के द्वारा अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग जैसी गणनाएं पूरी की जाती है। गणना करने के लिए इन मोतियों, जिन्हें बिट्स भी कहते हैं अपन, उन्हें तारों पर खिसकाया जाता है और गणना की जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा पहले के जमाने में कंप्यूटर का उपयोग किस तरह किया जाता था। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज, इनके अनुसार, चार्ल्स बेबेज के अनुसार सन 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा तैयार की और अपग्रेड करने का सोचा उन्होंने कि कंप्यूटर को और अच्छे फॉर्म में लाया जाए, जिनका नाम एनालिटिकल इंजन था। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित था। यह मैथमेटिक्स की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्व क्रियान्वयन कर सकता था। इस यंत्र की कार्य गति की 60 गणना प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी गणना करता था? 60 मिनट। किनके अनुसार? चार्ल्स बेबेज के अनुसार एक कंप्यूटर बनाया, एनालिटिक इंजन बोलते थे। वो एक प्रकार के स्वचालित था और 1 मिनट में 60 गणना। ये यंत्र पंच कार्ड पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य को पूरा करती थी, अतः निर्देशों को संग्रहित करने में सक्षम थी। इसके अतिरिक्त यह एक स्वचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन की रूपरेखा के अनुसार वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर पाए। जो उन्होंने कल्पना की थी उसके अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिला। परंतु उनकी भी यह मशीन एनालिटिक इंजन के ने आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार निर्माण किया, यानी आधुनिक जमाने में ये बहुत बड़े काम आई है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किससे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आप इसका आंसर क्या रखेंगे? चार्ल्स बेबेज। तो मित्रों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपने अभी तक सक्सेस नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम पास्कलाइन के अनुसार। ये चार्ल्स बेबेज था, ये है पास्कलाइन। सन 1942 में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना करने हेतु एक यंत्र का निर्माण किया था, जिसे अपन एडिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन के द्वारा सिर्फ जोड़ घटाव की गणना की जाती थी। ओनली फॉर जोड़ने और घटाने की गणना की जाती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल का मशीन है जो एडिंग मशीन कहलाता है, वो सिर्फ जोड़ घटाव की गणना के लिए काम में लिया जाता था। पास्कल के द्वारा बनाई गई युक्ति को पास्कलाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पास्कलाइन। ये सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था, यानी कि कैलकुलेशन के लिए काम में आया। नेक्स्ट अपन समझेंगे कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर कौन कौन सी भाषा समझता है? जैसे अपन हिंदी, इंग्लिश, वैसे कंप्यूटर की भाषा होती है। कंप्यूटर भाषा या तो प्रोसेसिंग भाषा, कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के द्वारा संवाद करने के प्रयोग किए जाने वाला एक कोड है। कंप्यूटर भाषा में किसे क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं।
कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के बीच संचार स्थापित करता है, यानी कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेट करता है, प्रोग्राम के बीच संचार करता है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती है तो अपन देखेंगे। निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। मित्रों कौन सी? एक तो निम्न स्तरीय भाषा और एक उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। वह भाषा लैंग्वेज जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में परिवर्तित के लिए किसी भी अनुवादक ट्रांसलेटर को शामिल नहीं करता है, निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। तो अपन क्या समझे कि वह भाषा जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी अनुवादक ट्रांसलेटर को शामिल नहीं करता, वो निम्न स्तरीय भाषा कहलाता है। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंप्यूटर भाषा, मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली भाषा लैंग्वेज इस भाषा के दो उदाहरण हैं, लेकिन इसका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही मुश्किल है। एक मिनट दोस्तों, तो अपन यहाँ तक समझ गए। तो प्रोग्राम में करना बहुत ही मुश्किल है, इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये बहुत ही समय लेता है और त्रुटियां की संभावना यानी गलतियों की संभावना अत्यधिक है। इसका संपादन एग्जीक्यूटिंग उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज में तेज होता है, जो दो प्रकार की होती है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। तो यहाँ तक आपने सुना है कि कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है? दो, एक तो निम्न स्तरीय, एक उच्च स्तरीय भाषा। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो प्रकार की लैंग्वेज होगी, एक तो मशीनी और एक असेंबली, जो अपन नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है, ये 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, बाइनरी नंबर जिसे बोलते हैं। अतः कंप्यूटर के निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 1 और 0 में दिया जा सकता है। 1 और 0 में जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें मशीनी भाषा नहीं कहते हैं। यानी कि बस सीधे शब्दों में एक आंसर है कि मशीनी भाषा क्या है, तो जिसका निर्देशन 1 और 0 फॉर्म में किया जाता है, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, वो मशीनी भाषा है। मशीनी लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए सरल होती है और प्रोग्राम के लिए मुश्किल होती है। यानी मशीन के लिए तो सरल है और प्रोग्रामर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत ही कठिन होता है, इसमें कुछ त्रुटियां एरर की संभावना अत्यधिक होती है, यानी कि गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर भिन्न भिन्न कार्य करती है, अलग अलग कार्य करती है। यानी कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते, यानी कि इसमें त्रुटियां ज्यादा होती है। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती है और कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते, यानी इसके जो अपन कोड देंगे वो अन्य किसी कंप्यूटर पर नहीं चल सकते, वो मशीनी भाषा। फिर अपन समझेंगे असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों से दिए जाते हैं, जैसे एनओवी, एड, सब्सक्रिप्शन एंड इस नेमोनिक कोड कहा जाता है असेंबली भाषा में। जिसके जैसे अपन मशीनी भाषा में तो बाइनरी डिजिट 1 और 0 था, और असेंबली में इंग्लिश के वर्ड नंबर, एड, सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये सारे वर्ड असेंबली भाषा में। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है। मशीनी स्तरीय भाषा लैंग्वेज में अनुवाद ट्रांसलेट करना होता है। तो दो लैंग्वेज अपन ने पढ़ी, जो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। मित्रों आपको थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आए, और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना वो मैं आपको बताता रहूँगा, और आगे अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में
ट्रांसलेट करता है उसको असेंबलर कहते हैं। समझ में आया आपको? जो असेंबली भाषा लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है वो असेंबली भाषा कहलाता है या असेंबलर कहलाता है। डेटा जो कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग रजिस्टर सेट होता है। अंत असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सुविधाजनक नहीं होते, अर्थात दूसरे कंप्यूटर प्रणाली के लिए इसे फिर से अनुवाद करना पड़ता है। डेटा, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, डेटा को कंप्यूटर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। जो अपन डेटा टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो वो एक कंप्यूटर रजिस्टर होता है, उसमें स्टोर किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग रजिस्टर सेट होता है। उस अंत असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सुविधाजनक नहीं होते हैं, अर्थात दूसरे कंप्यूटर प्रणाली में इसे फिर से अनुवाद करना पड़ता है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। ये भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के अनुसार समान होती है। इसे कोड करना समझना आसान होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, यानी कि इस उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसके उदाहरण है फोर्टेन, बेसिक, कोबेल, पास्कल, सी, सी प्लस, सी प्लस, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो। ये एक मशीनी भाषा है कंप्यूटर की। फिर अपन समझते हैं कंप्यूटर का डायग्राम। अपन यहाँ तक तो इस भाषा वैसा समझ ले। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ने के पहले अपन को समझना होना चाहिए अपन को कि ये क्या पार्ट, इस पार्ट का क्या नाम है। सबसे पहले अपन समझेंगे मॉनिटर। यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके जो अपन को दिखाता है आउटपुट, यानी अपन को शो होता है, वो मॉनिटर कहलाता है। जिसपे अपन कुछ भी यूजर द्वारा डेटा टाइप किया तो दिखता है या वीडियो चलाना वो अपन को दिखेगा, वो मॉनिटर है। उसके बाद सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोले, मैं आगे बढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, जिसे कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं। तो सारा डेटा सीपीयू के अंदर स्टोर होता है और प्रोसेस हो, इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो अपन को दिखता है डिस्प्ले पे वो मॉनिटर है। फिर दो पार्ट हो गए, मॉनिटर और सीपीयू। तीसरा है कीबोर्ड, जिसपे अपन डेटा को टाइप करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में और अल्फाबेटिक, जिसमें एक नॉर्मल 108 कीज होती है अल्फाबेटिक, ए से लगाकर जेड तक। न्यूमेरिकल की आती है 1 से 10 तक, जिसमें अपन 10 को जीरो में टाइप करेंगे, यानी 1 से लगाकर 0 तक। इसमें स्पेस बार 1 की होती है, कंट्रोल 2 की होती है, 2 स्पेस की, जो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग यूज के लिए होती है। एक एस्केप की होती है, F1 से लगाकर F12 तक फंक्शन की होती है। टैब है, एंटर की 2 की होती है। फिर इंसर्ट है, डिलीट है, पेज अप, पेज डाउन, अलग अलग। तो कुल मिलाकर नॉर्मल अपन 108 की हर कीबोर्ड में मिल जाती है आपको। आजकल अलग अलग है, कुछ एक्स्ट्रा की आ गई, जैसे रुपीज के सिंबल के लिए भी एक एक्स्ट्रा की जुड़ गई है। उसके बाद अपन समझेंगे स्पीकर, जो अपन बोलते हैं, जिसमें अपन की वॉइस रिकॉर्ड होती है, वो स्पीकर है, माइक बोलते हैं। इसमें भी डेटा को कंप्यूटर में निर्देशित करने के लिए काम मिल जाता है। एक जॉयस्टिक होता है। प्रिंटर, किसी भी पेज पे टाइप किए हुए पर प्रिंट को निकालने के लिए प्रिंटर का यूज होता है। स्पीकर, जो भी मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको आवाज सुनाई दे रही है, वो स्पीकर फॉर्म में आती है। ये क्या है, कुल मिलाकर कंप्यूटर के भाग है, इनका होना अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है और आज डिजिटल जमाने में इनका होना बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन पढ़ेंगे बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। पहला अपना आएगा सीपीयू, जिस फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है, जो इसके नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी कि कंट्रोल। कंप्यूटर पे सारा कंट्रोल किसका होता है, सीपीयू का। सीपीयू जिसे अपन केंद्रीय या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक
सर्किटरी का एक जटिल सेट है जो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को चलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अंदर जो एप्स है ना उसको चलाने का कार्य करता है। सीपीयू निर्देशों की व्याख्या करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और निष्पादित करता है। यानी कि प्रोसेस करना, कोई भी डेटा को निष्पादन करने का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। अक्सर डिवाइस पर चल रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है। सीपीयू डेटा इनपुट को अधिक सूचनाएं, उपयोगी सूचना आउटपुट में बदलने के लिए अंकगणित तर्क और अन्य ऑपरेशन करता है, जबकि सीपीयू में कम से कम एक प्रोसेसिंग कोर होना आवश्यक है, होना चाहिए। कई कोर होते हैं, उदाहरण के लिए 2 कोर, हेक्सा कोर। सीपीयू वाले सर्वर में कुल 12 प्रोसेसर होंगे। सीपीयू में कितने प्रोसेसर होंगे? 12। तो मतलब एक ये माइंड कह सकते हैं, कंप्यूटर का माइंड है जिसमें सारा प्रोसेसिंग वगैरह होते हैं। उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मेमोरी लगी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसे दृश्य प्रदर्शन इकाई अंग्रेजी में विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, जिसके अंदर अपन कुछ भी देख सकते हैं। जैसे वीडियोज हो गया, कोई भी प्रोग्राम अपन जैसे टाइप कर रहे हैं लेटर वगैरह, तो उसको अपन देखने के लिए अपन मॉनिटर का यूज करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई और आवरण होता है। आजकल के मॉनिटर प्रदर्शन इकाई आमतौर पर एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आज के जमाने में एक आ गई है एलईडी जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीईएफ एलईडी, यानी फुल फॉर्म इसकी आप याद रखना। और पुराने मॉनिटर में कैथोड किरण नली, अंग्रेजी में कैथोड रे ट्यूब होती थी। टीवी टाइप पुराने डब्बे टाइप आता था, वो पुराने टाइम आता था। आज के जमाने में एलईडी और एलसीडी टाइप की मॉनिटर को देखने को मिलेंगे। मॉनिटर का मुख्य कार्य कंप्यूटर द्वारा भेजी गई जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज, मल्टीमीडिया कंटेंट को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पर स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदर्शित करता है। जब आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, चाहे वह डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, ऑनलाइन वेब ब्राउजिंग करनी हो या वीडियो देखना हो, मॉनिटर आपकी स्क्रीन पर इस सभी डेटा को डिस्प्ले करता है। ये एक आउटपुट डिवाइस न केवल आपके डिजिटल एक्सपीरियंस को सक्षम बनाता बल्कि आपको कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनलिटी को जोड़ता है, यानी जोड़े रखता है। फंक्शनलिटी को जोड़े रखता है कंप्यूटर की ओवरऑल सारी। तो सारा अपन को अपन जैसे जो भी कार्य करते हैं वो अपन को डिस्प्ले कहाँ होगा? मॉनिटर पे। तो ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जिसकी कमांड से अपन को कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे टाइप करते हैं। कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है। इस्तेमाल कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अक्षर, संख्या और प्रतीक टाइप करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई बटन और कुंजी होती है। मैंने आपको पहले बताया था शिफ्ट का है, कंट्रोल फंक्शन की, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिक, स्पेस की, ये सारे कीबोर्ड के कीज है अलग अलग, जिन्हें किसी खास तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। कीबोर्ड का इस्तेमाल टेक्स्ट टाइप करने के अलावा कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में जिस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है ये नॉर्मल कीबोर्ड के होते हैं। इस कीबोर्ड में लगभग, मैंने आपको पहले बताया, 108 की कुंजी होती है। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए केबल को सीपीयू में कनेक्ट करना होता है। यूएसबी केबल लगी होती है इसकी, तो अपन को इसको सीपीयू के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक केबल लगी होगी यहाँ पे और ये सीधी सीपीयू में लगेगी, तो ये अपना वर्क स्टार्ट करेगा। इस तरह के कीबोर्ड को वायर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं। इस पर सीधे वायर लगा होता है इसलिए वायर्ड कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसे वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग भी किया जाता है क्योंकि दूसरे कीबोर्ड के मुकाबले सस्ते होते हैं। वायर वाले कीबोर्ड थोड़े सस्ते होते हैं। आज के जमाने में वायरलेस कीबोर्ड भी आ गए, माउस और कीबोर्ड दोनों, तो ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। किसी भी आइटम को चुनने के लिए क्लिक करना होता है। इसके अंदर 2 बटन होते हैं, 1, 2, और ये स्क्रॉल करने के लिए एक तीसरा बटन होता है, लेफ्ट
राइट और ये स्क्रॉल सेंटर में होता है। ऊपर नीचे जाने के लिए अपन जैसे मैं ये ऊपर नीचे के लिए कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक, जिसे अपने हाथ में पकड़कर ताल में रखकर उपयोग करते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर को नेविगेट करने, आपकी इच्छा अनुसार किसी क्षेत्र में कुछ चुनने या एक क्षेत्र के साथ कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। माउस को डगल इंग्लिश या डग इंगलबेट ने बनाया था। उन्होंने 1964 1964 विकसित किया था। माउस के जनक ने कंप्यूटर प्रयोगकर्ताओं में इंटरेक्टिव नेविगेशन और इनपुट करने की सुविधा प्रदान की है। उन्हें एक यंत्र बनाया जो कि एक सभ्य संवेदनशीलता संपत्ति के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। माउस की फुल फॉर्म देखनी है अपन को, तो अपन बोलेंगे मैन्युअली ऑपरेटिंग यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, जिसे हिंदी में हाथ से चलाया जाने वाला उपयोगकर्ता चयन उपकरण कहा जा सकता है। तो ये माउस की फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये थे अपने इनपुट डिवाइस सारे। फिर अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियां, कौन कौन सी जनरेशन हुई है। फर्स्ट जनरेशन कब आई? 1940 से 1956। सेकेंड जनरेशन आई 1956 से 1964। थर्ड 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन आई 1971 से प्रेजेंट, यानी कि उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी फिलहाल कौन सी जनरेशन होगी? फिफ्थ जनरेशन। फिर अपन उनके एक एक जनरेशन के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट, आपको जनरेशन याद रखनी है, यानी कौन सी जनरेशन कौन से सन में आई थी। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 में, और अभी अभी जैसे पूछे तो जनरेशन कौन सी रही? फिफ्थ जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। पहली पीढ़ी कंप्यूटर जो 1940 और 1956 के दशक के बीच बनाए गए थे, कंप्यूटर की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते थे। इस कंप्यूटर में सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का, ये इंपॉर्टेंट, वैक्यूम ट्यूब, यानी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, तो अपन याद रखना वैक्यूम ट्यूब सॉरी। भंडारण में चुंबकीय ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर इतने भारी और बड़े थे कि उन्हें एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी, यानी कि कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी कमरे का आकार में, यानी कि ये इतने इतने बड़े कंप्यूटर में सिस्टम लगे होते, आपको खड़े होकर कार्य करना होता था। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये वैक्यूम ट्यूब है। पहले के ज़माने में कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ये सारे आपको वैक्यूम ट्यूब दिख। तो एक ही क्वेश्चन इसमें बनता है, फर्स्ट जनरेशन कब और शुरुआत, मतलब क्या कौन सा यूज किया होता था उपकरण, तो अपन कहेंगे वैक्यूम ट्यूब। इसमें विद्युत की बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब हो सकती है, या वॉल्व का एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक बीच एक वैक्यूम के दौरान विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी इलेक्ट्रोड के बीच एक उच्च वैक्यूम के दौरान विद्युत प्रवाह होता है, उसको नियंत्रण करके, ताकि ये विद्युत क्षमता लागू हो सके। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। क्वेश्चन बना के पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की गणना के लिए किसका यूज होता था तो अपन को वैक्यूम ट्यूब का यूज देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण अपन समझेंगे। एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रीग्रेट एंड कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी में जेएस प्रेप्सर एक्ट और जॉन वी मोचली के द्वारा निर्मित एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था। एक एनिक क्या ना कंप्यूटर था जो बोझिल और बड़ा था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगते थे। दोस्तों देखो कितने, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है, यानी इसलिए एक रूम के आकार के साइज के होते थे एनिक कंप्यूटर उस टाइम। उसके बाद है एडीवीएसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल स्वचालित कंप्यूटर, नॉन न्यूमैन स्वचालित कंप्यूटर नॉन न्यूमैन द्वारा डिजाइन किया था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल जो कंप्यूटर है स्वचालित है कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन द्वारा डिजाइन किया गया था। ये डेटा को निर्देश के रूप में संग्रहित कर सकता था और
गति बढ़ा सकता था, यानी बड़ी गति जो बढ़ गई थी इस कारण, पहले से कंप्यूटर में तुलना में दूसरे कंप्यूटर में गति बढ़ गई थी। फिर है यूनिवेक, ये दुनिया का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग उपकरण था। इसे 1947 में एकर्ट मोचली द्वारा बनाया गया था। 1951 में उत्तरी अमेरिका जनगणना ब्यूरो को भेजा गया था। ये कंप्यूटर व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो अमेरिका में गणना ब्यूरो को भेजा, जो जनसंख्या की गणना करने के लिए उनको दिया गया था। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कब आई? 1956 से 66 के दशक में, जब कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में जो यूज होते थे से ट्रांजिस्टर में परिवर्तित हो गए थे। यानी सेकंड जनरेशन में किसका यूज होने लग गया? ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन बनेगा आपके कि सेकंड जनरेशन किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर छोटे, अधिक विश्वसनीय होते हैं और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते। उसमें गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती थी, इसमें कम होती थी। इस बदलाव ने कंप्यूटर को छोटा, तेज, अधिक किफायती बना दिया था। ये कंप्यूटर अभी भी काफी बड़े थे, मतलब आकार में और भी मतलब थोड़े कम छोटे थे, लेकिन अभी भी उसका आकार बड़ा था, बड़े मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद। इस बदलाव ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक किफायती बना दिया। ये कंप्यूटर अभी भी काफी बड़े थे। मुख्य रूप से व्यवसायिक, बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटीज और सरकारी एजेंसी द्वारा गणना और रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता था? बिजनेसेस में, विश्वविद्यालयों और सरकारी एजेंसियों में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ने कोबल जैसे असेंबली भाषा का उपयोग किया, जिसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। चुंबकीय कोर मेमोरी का उपयोग डेटा भंडारण के लिए किया गया, मतलब भंडारण करने के लिए चुंबकीय कोर मेमोरी का, जिसमें सूचनाओं प्रसंस्करण की गति और विश्वसनीयता में सुधार हुआ। उन्होंने कंप्यूटर में प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण सुधार को चिन्हित किया, जिससे भविष्य में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युग में आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग अवधारणाओं की नींव रखी जा सके, आज भी प्रासंगिक है ये। तो आपको ये फोटो दिख रही होगी, इमेज, ये सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर कहलाता है, ये इसका यूज होता था। ये सारा आपको दिख रहा है ट्रांजिस्टर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज होता है। फर्स्ट में आपने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपने पढ़ा था ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे नीचे, ये जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में काफी कम हो गई थी। यानी साइज घटती जा रही थी, जनरेशन जैसे चेंज होती थी साइज कम होती जा रही थी। लेकिन इस चिप को बनाना और रिपेयर करना काफी मुश्किल हुआ करता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पहले और दूसरी कंप्यूटर की से ज्यादा थी, यानी कि आकार तो एक तो कम हो गया और स्पीड के मामले में तीसरा कंप्यूटर अच्छा था। इस पीढ़ी कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता ज्यादा थी, हालांकि ये कंप्यूटर पहली और दूसरी जनरेशन की तुलना में ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। आकार में कम हुए लेकिन गर्मी हीटिंग पावर ज्यादा हो गया था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण IBM 370, PDP-11, यूनिवेक 1108, हनीवेल 6000, DEC सीरीज और ICL 2900। मित्रों, मैंने आपको जनरेशन फर्स्ट टू थर्ड तक मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब अपन बात करेंगे कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ था। इस पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता। तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होती, फोर्थ में अपन क्या यूज करते थे? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता। इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ गई। इस कंप्यूटर की साइज छोटी होने के बावजूद इसमें ढेर सारे फीचर शामिल थे। ये हाई लैंग्वेज जैसे कि सी, C++ जो भी को भी सपोर्ट करते थे। इस कंप्यूटर की खास बात यह थी कि ये बहुत ही
कम गर्मी पैदा करते। इस जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी सस्ते होते थे और इनका रख रखाव भी काफ़ी कम होता। तो इसका मतलब अपन को समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार कम होता जा रहा था और प्रोसेसर अच्छे होते जा रहे, जिसमें बिजली भी कम खपत हो रही थी और कंप्यूटर की साइज भी कम होती जा रही थी। जैसे बड़े पहले स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर होते वो खड़े रह के कार्य करना होता, फिर जनरेशन जैसे जैसे बदलती गई तो नया इनोवेशन हुआ, उसमें नई चीज़ें फीचर्स ऐड होते गए। जैसे पहले माइक्रो प्रोसेस आईसी यूज होती थी, फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। तो आपको ये जो फोटो दिख रहे होंगे ये माइक्रो प्रोसेसर के एक ये, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जनरेशन कब से कब थी, कि 1970 से 1985 क्या यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर है और इसके कंपोनेंट अलग अलग भाग होते हैं। पहला है मेमोरी यूनिट, फिर रजिस्टर, सीयू, एएलयू, इनपुट यूनिट और आउटपुट। तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा ये रजिस्टर है। फर्स्ट आपको दिख रहा है मेमोरी यूनिट। तो ये कंपोनेंट बाढ़ है, यानी इनसे मिलकर एक कंप्यूटर बाढ़ा है। अपन कंप्यूटर को बोलेंगे तो क्या क्या कहलाएंगे, तो मेमोरी यूनिट है, रजिस्टर है, सीयू और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट जो अपन डाटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर अपन को प्रोसेस करके जो डाटा अपन को देता है वो आउटपुट यूनिट कहलाता है। तो इसको और अच्छे से अपन आगे समझेंगे। पहला आता है मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है, इसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान ही होती है, जो डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है, क्या कहलाता है, मेमोरी। तो मेमोरी में भी अगर बात करेंगे तो तीन प्रकार के हैं। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये क्या है, मेमोरी। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और तो मेमोरी कितने प्रकार की हुई, तीन प्रकार की, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन समझते हैं कैश मेमोरी क्या है। तीनों भाग अपन एक एक को समझेंगे। सबसे पहला आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कैश मेमोरी का यूज कहाँ होता है, सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस जो अच्छी रहे, इसलिए कैश मेमोरी रखना जरूरी। दूसरे शब्दों में कहें तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका आकार साइज बहुत छोटा होता है। इसे सीपीयू और रैम के बीच लगाया जाता है। जैसे ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये सीपीयू है, ये आपको दिख रहा है सीपीयू और ये आपको रैम। इसके सेंटर में ये कैश मेमोरी जो इसकी सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। कैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें हमेशा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे आप लाइट अपने चल रही है और कंप्यूटर चल रहा है, लाइट है तब तक कंप्यूटर चल रहा है, जैसे लाइट चली गई तो इसमें जो भी डेटा था वो हट जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर बंद होते ही इसमें मौजूदा डेटा अपना आप डिलीट हो जाता है। तो कैश मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी। सेकंड है कैश मेमोरी केवल उस डेटा या फाइल को स्टोर किया जाता है जिसका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में, यानी स्टार्टिंग में सारा डेटा कहाँ आएगा, कैश मेमोरी। तो किसी भी डेटा को सेव करना है, फाइल को अपन जैसे मान लो सेव करना चाहते हैं कंट्रोल एस से, वो कहाँ ढूंढेगा, कैश मेमोरी में। यदि कैश मेमोरी में डेटा है तो अपन सेव कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं। फिर अपन समझेंगे प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी का एक्सेस करना आसान है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइसों के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, इससे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी का इजी होता है, अन्य डिवाइस की तुलना में ये सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। फिर अपने सेकंड मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और निर्देश इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर। मेन मेमोरी जो भी अपन डेटा देते हैं, डेटा प्रोसेस होता है, वो मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा जो डेटा प्रोसेस होता है वो इसमें सेव हो जाता है यानी स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसे सीधे डायरेक्ट प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा है
जिसे सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एम है जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। तो अपन ने कैश मेमोरी पढ़ा और प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये नीचे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये प्राइमरी मेमोरी। लास्ट है अपना सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, से सीधे डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंड मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इससे कंप्यूटर से अलग जोड़ा जाता है, यानी कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होता। ये अलग एक्सटर्नल मेमोरी है जो अपन इससे अलग से डेटा को एक्सेस करते हैं। डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा डिलीट नहीं होता। जैसे अपन बोलेंगे हार्ड डिस्क, कोई भी डेटा अपन इसमें सेव करेंगे वो उस सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, डिलीट नहीं होगा। जैसे भी बंद होता है तो डेटा डिलीट नहीं होता, इसमें सेव हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी से इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने, जैसे कोई मूवी है, कुछ वीडियोज हैं, इमेज है या ऑडियो फाइल है, इसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इस स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये ज्यादा मात्रा में, यानी एमबी से ये जीबी में डेटा स्टोर करते हैं। मूवीज वगैरह है वो जीबी में आएगी, तो वो ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। तो पहले अपन ने समझी कैश मेमोरी, समझ में आ गया आपको कैश मेमोरी। दूसरी प्राइमरी, ये थी कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी के बाद अपन पढ़ेंगे रजिस्टर। ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर का भाग है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी होता है जिसका प्रयोग डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, रजिस्टर कहलाता है। ये बहुत मतलब तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है, मतलब इसकी क्षमता होती है वो ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर मेमोरी। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो इस इनपुट रजिस्टर्स में स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने कंप्यूटर को बोला कि कुछ पैराग्राफ मुझे लिखना है, तो वो सबसे पहले वो इनपुट होगा वो कहाँ जाएगा? रजिस्टर में, और वहां जाके स्टोर हो जाता है। और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है, यानी कि पहले सबसे पहले किस में गया? रजिस्टर में, और फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोसेस के बाद अपन को जो उसका आंसर मिलता है, जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो वो एक को आंसर मिलेगा, वो आउटपुट के रूप में मिला, तो वो अपन को कहाँ मिलेगा? रजिस्टर से प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बस मुख्य काम रजिस्टर क्या होता है कि यूजर द्वारा प्रदान की जानकारी यानी निर्देशों का पालन करना, प्रोसेस करना, वो रजिस्टर में हुआ। तो एक इमेज के रूप में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कैश मेमोरी है जो हाई स्पीड मेमोरी कहलाती है, सीपीयू रजिस्टर इंटरनल मेमोरी, और ये है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल सीपीयू। ये इंटेल कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। फिर ये अपन को दिख रहा है कंप्यूटर के अंदर मेन मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसके अंदर ही सारा सिस्टम बना होता है जो कंप्यूटर के यूजर द्वारा जो भी मन निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है। तो इसके अंदर रैम, रोम, आईसी सर्किट, ये सारे लगे होते हैं। और ये आपको एक अलग से दिख रहा होगा, ये प्राइमरी मेमोरी, यानी ये सारे इन कंपोनेंट के अंदर ही लगते हैं जो भी है। डिस्क मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू और इंटरनल प्रोसेसर। तो रजिस्टर के अंदर ये सारा स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट, जिसे अपन शॉर्टकट बोलते हैं सीयू। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट वह है जो सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, और ये कंप्यूटर एक मुख्य भाग है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यानी का नाम से अपन को पता होना चाहिए कि क्या करता है, कंट्रोल करना से। जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये सेंटर में भाग है ना, ये कंट्रोल यूनिट, यानी पूरे सिस्टम को कंट्रोल यही करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को जुड़ी हुई सभी डिवाइस और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट है उनको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट।
कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी पार्ट को नियंत्रित कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा ये कंप्यूटर में हो रही प्रक्रियाओं को एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की लॉजिक यूनिट, एएलयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो ये जानने में मदद करती है कि प्रोग्राम के प्राप्त निर्देशों का जवाब कैसे दें। मतलब ये डिसाइड करती है कि प्रोग्राम में जैसे अपन इनपुट कुछ देते हैं कंप्यूटर को, और इनपुट और आउटपुट के डिवाइसों को ये जानने में मदद करती है कि प्रोग्राम को प्राप्त निर्देशों का जवाब किस तरह से देना। तो मुख्य कार्य है कंट्रोल करना, किसी भी प्रोग्राम को नियंत्रित करना कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीयू की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। इसका मुख्य कार्य क्या है, सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी कंप्यूटर मुख्य इकाई है। तो सीयू की तो फुल कंट्रोल यूनिट होगी, एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो अपन को ध्यान रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू सीपीयू का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को अंकगणित, अर्थमेटिक, तर्क संचालन, लॉजिक ऑपरेशन के संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करता है। अंकगणित और संचालन, लॉजिक ऑपरेशन का संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्त करता है। अर्थमेटिक, नाम से पता चल रहा है, मैथमेटिक्स जो भी प्रक्रिया होती है, कार्य करते हैं, वो एएलयू के द्वारा किया जाता है। जैसे अंकगणित में अपन पढ़ते हैं गुणा, भाग, जोड़, घटाना, जिससे कार्य शामिल होते हैं, वो सारे एएलयू के द्वारा होते हैं। लॉजिक में डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। जैसे कंप्यूटर को अपन बोलते हैं कि 1+1, तो जो 2 आंसर देगा वो किसके द्वारा सारा आंसर जनरेट होगा, एएलयू के द्वारा। एएलयू एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक के संबंधित कार्यों को एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर के अंकगणित कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी अंकगणित के रिलेटेड जो भी कार्य वो किससे नियंत्रण होंगे, एएलयू से। और कंट्रोल यूनिट से सारा यूनिट सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, और अर्थमेटिक यूनिट में ओनली फॉर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अपन आगे चलेंगे, अपन देखेंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट अपन ने देख लिए थे। अब अपन समझेंगे इनपुट और आउटपुट मुख्य डिवाइस। कंप्यूटर के कौन कौन से हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब डेटा इन करना, यानी कंप्यूटर को अपन अब जैसे कमांड से, जैसे कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं या माउस से कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, तो वो एक इनपुट डेटा है। जैसे मैं ये माउस है, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अपन डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं। और अपन को जिस फॉर्म में ये दिखाता है, जैसे कि अपन को दिख रहा है सारा टाइप किया हुआ, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, बस यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर अपन अलग अलग डिवाइस आएंगे कंप्यूटर का, इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो माउस एक तो हुआ, दूसरा होता है कीबोर्ड और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको समझा दूं, जैसे गेम वेम खेलना होता है ना, जैसे ये किसी हाथ है और ये पकड़ के मतलब इसको घुमाता है लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो ये गेम के रूप में कार्य करता है। ये भी कंप्यूटर को मतलब निर्देश देता है, गेम चलाया जा रहा है, तो ये भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अपन कमांड कुछ भी टाइप करते हैं। और ये मुख्य मतलब 3 मुख्य भाग है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, प्रिंटर जिससे अपन कुछ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मॉनिटर जिससे आप देख रहे हैं, ये आपको डिस्प्ले दिख रही है, मॉनिटर है जिसमें कुछ भी प्रदर्शित होते हैं, फिल्म देख सकते हैं अपन, या कुछ पैराग्राफ लिखा है जिसको देख सकते हैं, वो सारा अपन को कहाँ पर दिखेगा, वो मॉनिटर। प्रोजेक्टर, मूवी वगैरह जैसे थिएटर में अपन चलते हैं तो वो सारी मूवी पर्दे पे दिखती है, तो प्रोजेक्ट कहाँ से होती है, इन प्रोजेक्टर से। इसके अंदर मेमोरी लगी होती है और वो टेलीकास्ट करता है, तब अपन को दिखता है प्रोजेक्टर पे, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, अपन गाने वाने सुनते हैं तो वो किसमें, वो भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मित्रों, पिछली क्लास में अपने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है जिन्हें छुआ जा सकता है, जिसे अपन टच कर सकते हैं। कंपोनेंट जैसे कंप्यूटर है, जिसको अपन टच कर रहे हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जिसके साथ बातचीत की जा सकती है
इसमें डिवाइस, सर्किट और अन्य मूर्त भाग शामिल है जो कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट के अंदर सर्किट, डिवाइस और अन्य मूर्त भाग हैं, वो हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर से बने होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्यूटर। हार्डवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, ये है इनपुट डिवाइसेस और एक होता है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जैसे अपन ने लास्ट में पढ़ा था इनपुट और आउटपुट, तो इसके अंदर अपन देखा था अपन ने कीबोर्ड। तो पार्ट और कमांड इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी अपन को टाइप करना होता है, अपन किससे यूज करेंगे? कीबोर्ड। कुछ भी टाइप करना है, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकल या फंक्शन की वगैरह यूज करना है तो वो कीबोर्ड से अपन करेंगे, तो वो एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। दूसरा है तो माउस। कर्सर को नियंत्रित करने और स्क्रीन पर आइटम का चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ भी जैसे स्क्रीन पर अपन को दिख रहा है और इसको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं अभी हाइलाइटर से मैं इस पे कहीं भी क्लिक करता हूँ या सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्कैनर से कोई भी दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स है, उसको अपन स्कैन करके उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जैसे क्लास दिखा रहा हूँ, ये तो ये चीजें डिजिटल रूप में है, ये एक प्रकार से फॉर्मेट है, तो आपको डिजिटल रूप में दिख रहा है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस के भाग है। फिर बी भाग में अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर, जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो वो एक मॉनिटर है जिसे पाठ, चित्र और वीडियो प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है प्रिंटर। दस्तावेजों को, छवियों को कागज में प्रिंट करने के लिए, कोई भी जैसे ये इसका मेरे को प्रिंट आउट लेना है तो मैं किस में लूंगा? प्रिंटर में। एक तो वो मॉनिटर, प्रिंटर, और फिर आता है स्पीकर, जिससे आप आवाज सुन रहे हैं। अभी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ध्वनि और ऑडियो आउटपुट उत्पन्न करता है, वो स्पीकर कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से? तो इनपुट में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, माउस डैश डैश है, इनपुट या आउटपुट? तो अपन को देखना है इनपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो अपन को मेन ये ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर। वो तो था हार्डवेयर, यानी कि इस हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर को रन करने का प्रोग्राम, मतलब ये सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर को चलाता है। सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉलेशन कहाँ होंगे? हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर में अपन ने पढ़ा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। फिर अपन पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उन निर्देशों, प्रोग्रामों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ये अमूर्त है, यानी कि अमूर्त यानी मूर्त है, यानी जीवित फॉर्म में नहीं। अपन इंसान है तो जैसे ये अमूर्त है, इससे केवल उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से देखा और इंटरेक्ट किया जा सकता है। केवल उपयोगकर्ता यानी अपन जो जो इसका उपयोग कर रहे हैं, इंटरफेस के माध्यम से देख सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं अपन इसको, यानी अपने द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज एवं नियंत्रित, कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को प्रबंध करता है, मैनेज करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम को चला रहा है, हार्डवेयर को मैनेज करना और उसको कंट्रोल कर स्थापित करना। ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई भी अपन मोबाइल में से एप्लीकेशन यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उनको मैनेज करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर का भाग है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग से समझ में आ रहा है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंध करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार सक्षम करता है, वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। फिर उपयोगिता प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस स्कैन जैसे विभिन्न कार्यों को निष्पादित करता है, उपयोगिता प्रोग्राम कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर के अपन प्रकार पढ़ रहे थे, इसमें कौन कौन सा आ गया? सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और उपयोगिता पर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित कार्य को करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एप्लीकेशन से जो भी अपन को कोई कार्य करना है, जैसे कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग एप्लीकेशन होती है, तो कुछ भी जैसे मान लो अपन को कुछ टाइप करना है तो अपन जैसे वर्ड ओपन कर दिया, प्रेजेंटेशन करना है तो पावर पॉइंट ओपन कर दिया, जैसे मैथमेटिकल्स कोई टेबल्स बनानी है तो अपन एक्सेल यूज करें, तो ये सारा सॉफ्टवेयर है जिसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। यूजर कौन? जो कंप्यूटर चला रहा है। इनके बीच की कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, यानी दोनों होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अन्य प्रोग्राम आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, MS पेंट, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर में ये चीजें नहीं है तो कंप्यूटर एक डिब्बा है, यानी कोई काम का नहीं। तो इसको चलाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। जैसे कि एक गाड़ी है तो गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो वो गाड़ी किस काम की है? ड्राइवर होना चाहिए। तो वैसे भी ये एप्लीकेशन ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आगे दोस्तों पढ़ेंगे अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सर्विस प्रोग्राम को भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता के लिए बनाया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और उसे कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं सर्विस प्रोग्राम, जिसे अपन बोलते हैं सर्विस प्रोग्राम। ये भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही है। हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जाता है जो कंप्यूटर को रिपेयर, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और उसे कार्यशील बनाने में मदद करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होना अति आवश्यक, जैसे सॉफ्टवेयर था वैसे ही ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अंदर डिफ्रैगमेंटर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर, ये क्या है? किसके भाग है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर में अनचाहे मेल की वजह से या किसी अनचाहे अपन जैसे URL पे क्लिक करते हैं तो किसी कारणवश अंदर वायरस आ जाता है जो अपने डेटा को, कंप्यूटर को हैक कर लेता है। तो इसके लिए ये होना बहुत अत्यावश्यक है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, जैसे डिस्क मैंने अभी बताया आपको, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर। फिर अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक मुख्य मेमोरी होती है जिसके अंदर सारा डेटा अपन इसके अंदर सेव कर सकते हैं। हार्डवेयर, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है कि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हार्डवेयर कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। किसी भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का कार्य इसमें संग्रहित जानकारी को संरक्षित करना होता है, यानी अंदर डेटा को स्टोर करना होता है। हार्ड डिस्क में यह जानकारी एक डाटा स्थायी रूप से भंडारण एवं संरक्षित किया जा सकता है। जानकारी को यहाँ से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय के लिए हार्ड डिस्क में किसी भी जानकारी और डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। अन्य मेमोरी उपकरण की तरह डिवाइस को स्विच ऑफ करने के बाद इसमें डेटा व जानकारी सुरक्षित रहती है, अर्थात नष्ट नहीं होती। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना जरूरी है क्योंकि जो भी डेटा अपन कंप्यूटर में रखते हैं उसको सेव के लिए हार्ड डिस्क रहना बहुत अति आवश्यक है। इसमें डेटा सेव रहता है, नष्ट नहीं होता। ये भी एक अलग अलग प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क के प्रकार अपन समझेंगे। पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव में इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ होता है जिसमें 2 केबल मौजूद होते हैं। मैग्नेटिज्म की सहायता से ये डिस्क ड्राइव में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है, यानी स्टोर किया जाता है। इस डिस्क की ड्राइव में 40 पिन और 8 बिट डाटा को 1 सेकंड में भेजा जा सकता है। इसकी स्पीड है 40 पिन और 8 बिट
पर सेकंड डेटा को इसमें सेंड किया जाता है यानी भेजा जाता है हार्ड डिस्क में। किसके अंदर? पाटा के अंदर। एक होती है साटा। तो पाटा और साटा दो तरह की हार्ड डिस्क होती है। फुल फॉर्म पूछे तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा। इस हार्ड डिस्क में लगाई गई केबल अत्यधिक पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इस हार्ड डिस्क की ड्राइव की कीमत काफी सस्ती होती है। इसे सरलता से किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान समय में बनाए जाने वाले कंप्यूटर और लैपटॉप में इस प्रकार की हार्ड डिस्क लगाई जाती है। इस तरह के हार्ड डिस्क में डेटा ट्रांसफर काफी तेज होता है। इस तरह के हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर गति 150 MB पर सेकंड से लेकर 600 MB पर सेकंड की गति से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी स्पीड इसकी अच्छी होती है और ये क्या पतली और फ्लेक्सिबल होती है। कौन सी? साटा हार्ड डिस्क। आजकल के लैपटॉप और कंप्यूटर में इसी का प्रयोग किया जाता है। एक आती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले के टाइम में हार्ड डिस्क सिस्टम में थोड़ी बड़े साइज की होती थी और अब आ रही है एकदम स्मूथ पतली, मतलब अपन मेमोरी टाइप आती है जिसे SSD बोलते हैं। इस प्रकार की हार्ड डिस्क की कीमत काफी, मतलब बाकी हार्ड डिस्क से काफी ज्यादा होती है। मतलब इसका आकार जितना कम होगा कीमत ज्यादा होगी और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। हालांकि इसको संग्रहण करने की क्षमता कम होती है, लेकिन ये बाकी हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफी बेहतर और ज्यादा तेज गति को डेटा ट्रांसफर करने में उपयोगी होती है। हार्ड बेस में फ्लैश मेमोरी तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इस तरह के हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक तेज गति से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव में एक मेमोरी कार्ड की तरह चिप लगा हुआ होता है जिसे डाटा को ट्रांसफर करने में या उसे कॉपी करने के लिए स्पीड काफी तेज होती है। यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए स्पीड बहुत तेज होती है। कौन सी? SSD के अंदर। फिर आता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI। इस तरह की हार्ड डिस्क का उपयोग छोटे कंप्यूटर में होता है। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स के समान ही कार्य करती है। हार्ड ड्राइव अधिकतम डाटा ट्रांसफर करने की गति 640 MB प्रति सेकंड तक होती है। इस तरह के हार्ड डिस्क ड्राइव में केबल के द्वारा 16 हार्ड डिस्क ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव का भाग, यानी जो अपन हार्ड डिस्क पढ़ रहे हैं उसके अलग अलग भाग है। एक्चुएटर, इसकी सहायता से हार्ड डिस्क ड्राइव में मौजूद रीड राइट आर्म में घूर्णन होता है। सर्किट बोर्ड, किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव में सर्किट बोर्ड लेटर से डाटा को प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। रीड राइट आर्म से घूमने के दौरान ये डेटा को नियंत्रित करता है। यानी इसके भाग क्या होते हैं? एक्चुएटर, सर्किट बोर्ड और रीड राइट आर्म। एक होता है स्पिन डायल। हार्ड डिस्क के ड्राइव में लगी एक तरह की मोटर होती है जो प्लेटर के बीच में स्थित होती है। इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। कनेक्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव में कनेक्टर का काम सर्किट बोर्ड तक रीड राइट एंड प्लेटर तक डाटा को पहुंचाना होता है। फिर आता है रीड राइट आर्म। यह हार्ड डिस्क ड्राइव में रीड राइट डेट हेड का पीछे का भाग होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्लेटर पर घूमते वक्त रीड राइट आर्म की सहायता से डाटा को ट्रांसफर करता है। HSA, यह एक तरह से रीड राइट आर्म के लिए पार्किंग एरिया का काम करता है। तो अपन को बस ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क कौन कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन में, ये मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव के भाग कौन कौन से, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क भाग के ड्राइव क्या क्या है। रीड राइट हेड, ये एक छोटा सा मैग्नेट होता है। ये रीड राइट आर्म के आगे लगा हुआ होता है। ये प्लेटर के ऊपर घूमता है और डेटा को प्लेटर पर सुरक्षित या रिकॉर्ड करता है। मैग्नेटिक प्लेटर, किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव पर महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैग्नेटिक प्लेटर पर ही जानकारी तथा डेटा संजोकर रखी जाती है। आगे दोस्तों देखते हैं अपन लॉजिक बोर्ड। यह एक तरह से लॉजिकल चिप होता है जो हार्ड डिस्क ड्राइव और इनपुट और आउटपुट सभी तरह की जानकारी को सुरक्षित रखता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है। इसमें डेटा को संग्रहित करने के लिए लेजर बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है।
ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करके रखा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क गोल व चमकदार डिस्क होती है जिसका व्यास 3 इंच से 12 इंच तक हो सकता है और इसकी मोटाई 0.05 इंच तक हो सकती है। ऑप्टिकल स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के माध्यम से डिजिटल बाइनरी डेटा को रिकॉर्ड करने और पूर्ण प्राप्त करने के लिए कम शक्ति वाले लेजर बीम का उपयोग करता है। ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक में एक लेजर बीम एक ऑप्टिकल या लेजर डिस्क पर डिजिटल डेटा को डिस्क की सतह पर स्प्री ट्रैक में व्यवस्थित छोटे गड्ढे पार्ट के रूप में इनकोड करता है। तो मित्रों, हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका यूज क्या होता है, जिसे अपन शॉर्टकट में सीडी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें डेटा को परमानेंटली संग्रहित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। सीडी एवं ऑप्टिकल रोम होती है। सीडी एक ऑप्टिकल रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम को बोलेंगे, जिसके अंदर डेटा पहले से निर्माता कंपनी द्वारा स्टोरेज किया जाता है और यूजर सीडी में स्टोर डेटा को केवल रीड कर सकता है। यानी अपन यूजर हैं, जो सीडी के अंदर जो डेटा है वो ओनली रीड कर सकते हैं अपन। इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते अपन, ओनली फॉर पढ़ सकते हैं। सीडी में डेटा को लेजर लाइट द्वारा रीड किया जाता है। सीडी होती है, इसके अंदर लेजर लाइट होगी, इसी द्वारा इस डाटा को रीड किया जाता है। सीडी की स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है, इसमें एक मूवी आराम से आ सकती है, जो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बहुत अधिक और डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क की तुलना में कम होती है। डीवीडी से उसकी साइज कम होती है उसकी तुलना में। डीवीडी की साइज 4 से 6 GB तक हो सकती है, जबकि सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB। आपको कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में समझ में आ गया होगा, सीडी। उसके बाद अपन आगे देखेंगे वीसीडी। सीडी को वीडियो सीडी, प्रीव्यू सीडी और कॉम्पैक्ट डिजिटल वीडियो भी कहा जा सकता है। इसको कॉम्पैक्ट डिजिटल वीडियो भी कहते हैं। यह कॉम्पैक्ट डिस्क पर वीडियो को स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट होता है। वीसीडी का स्टैंडर्ड 1993 में सोनी, फिलिप्स तथा जेवीसी द्वारा बनाया गया था। उस टाइम 1993 में सोनी कंपनी, फिलिप्स और जेवीसी द्वारा बनाया गया था वीसीडी। यह वीसीडी कंप्यूटर एडवांस डीवीडी वीडियो प्लेयर तथा कुछ वीडियो गेम कंसोल में चलाए जा सकते हैं। इसे राइट बुक स्टैंडर्ड के रूप में दिया जाता है, किसको, वीसीडी को। नेक्स्ट देखते हैं अपन सीडीआर। सीडीआर की फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसे बोलेंगे सीडीआर। यह फिलिप्स तथा सोनी द्वारा दोबारा लिखने योग्य डिस्क फॉर्मेट होती है, अर्थात इसमें इंफॉर्मेशन को पुनः राइटर किया जा सकता है, यानी दोबारा लिखा जा सकता है, इरेजेबल है सीडीआर। इस प्रकार डिस्क में पहले से लिए गए डेटा को इरेज कर दिया जाता है, यानी कि जैसे डाटा रिकॉर्ड है ऑलरेडी और उसको अपन इरेज यानी हटाना चाहते हैं और उसके ऊपर दूसरा डेटा लिखना चाहते हैं, तो अपन किसका यूज करेंगे, सीडीआर का, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी दोबारा इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हें ट्रैक कर पूर्ण डेटा को स्टोर किया जा सकता है। सीडीआरडब्ल्यू नेक्स्ट कौन सा है, सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआरडब्ल्यू का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इसे 1997 में प्रस्तुत किया गया था। ये दोबारा लिखने योग्य डिस्क फॉर्मेट होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन को पूर्ण राइटर किया जा सकता है। सीडीआरडब्ल्यू फुल फॉर्म पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इसमें डेटा दोबारा लिखने योग्य होता है, अर्थात इंफॉर्मेशन को पूर्ण राइटर किया जा सकता है। इस प्रकार की डिस्क में पहले से लिखे गए डेटा को इरेज कर दिया जाता है। इन्हें ट्रैक कर पूर्ण डेटा को स्टोर किया जा सकता है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि CDR और CDRW में क्या डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे DVD बोल देंगे अपन। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। DVD की स्टोरेज क्षमता CD की तुलना में काफी ज्यादा होती है। DVD की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB और 20 GB तक हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि CD की स्टोरेज क्षमता पहले मैंने बताया था 600 MB तक हो सकती है, और DVD की बात करें तो स्टोरेज क्षमता ज्यादा होगी, 4.7, 8.5 और 20 GB तक, 20 GB तक हो सकती है। DVD की स्टोरेज क्षमता इसमें लेयर पर निर्भर होती है। DVD की लेयर सिंगल, डबल, सिंगल साइड या डबल साइड प्रकार की हो सकती है। इसमें क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है, जैसे सिंगल, डबल, सिंगल साइड या डबल साइड रेड प्रकार की हो सकती है। DVD में CD की भांति ही डेटा स्टोर करने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? लेजर लाइट का। इसमें प्रत्येक लेयर में डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी अलग अलग लेयर है, उसमें पर लेयर में डेटा को स्टोर किया जाएगा। CD की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, इसी के लिए DVD की आवश्यकता पड़ती है। तो अब अपन को दो डिफरेंसेस ध्यान रखना है। CD में स्टोरेज क्षमता कम होती है और DVD में ज्यादा होती है। फिर आगे अपन देखते हैं ब्लू रे डिस्क। एक और डिस्क आती है, उसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें हम बड़े आकार के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। DVD से भी ज्यादा डेटा अपन को किस में स्टोरेज कर सकते हैं? ब्लू रे डिस्क में। सेकेंडरी मेमोरी के लिए होता है। DVD की भांति ही ब्लू रे डिस्क में डेटा को लेयर में संग्रहित किया जाता है, लेकिन DVD की एक लेयर में 4.7 GB डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ब्लू रे डिस्क में एक लेयर में 25 GB डेटा को स्टोर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इतनी इसकी क्षमता कितनी होगी। उसमें 4.7 वन लेयर में, और इसमें ओनली वन लेयर में 25 GB डेटा को स्टोर किया जाता है। ब्लू रे डिस्क का उपयोग HD वीडियो में स्टोर करने के लिए किया जाता है। हाई डेफिनेशन वीडियो बनाने के लिए आपको HD वीडियो बनाने के लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग करना चाहिए। फिर अपन देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क के फायदे क्या है। अपन ये सारे पढ़ रहे, वो सारी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तुलना में अधिक लंबे या आय तक चलती हैं। पावर बंद होने पर इसमें डेटा के नष्ट होने का खतरा नहीं रहता है, और ऑप्टिकल डिस्क में कई सालों तक सुरक्षित रह सकती है। आपको समझ में आ रहा है कि इसका फायदा एडवांटेज क्या है, कि लंबे समय तक प्लस डेटा नष्ट नहीं होगा, यानी लंबे टाइम तक चलेगा यदि आप उसको व्यवस्थित रखते हैं तो। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग विभिन्न कंप्यूटर और डिवाइस में होता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा स्टोर यूजर बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर बैकअप बना सकता है, और ऑप्टिकल डिस्क को बनाने की लागत कम होती है क्योंकि इसमें केवल प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का ही उपयोग होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल डिस्क में यूजर बड़ी आसानी कंप्यूटर में बैकअप बना सकता है। ऑप्टिकल डिस्क को बनाने के लिए लागत बहुत कम आती है। तो मित्रों, अपन पढ़ रहे थे डिस्क के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रैम और रोम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म पूछे तो क्या आएंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में डेटा संग्रहण का एक रूप है। यह एकीकृत परिपथ का रूप धारण करती है जो संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में अभिगणित होने की अनुमति देता है। यह यादृच्छिक एक तथ्य को संदर्भित करता है। डेटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति और चाहे ये डाटा के पिछले हिस्से के संबंधित हो या न हो, सबकी परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस लौट सकता है। ये सिस्टम बस की आवृत्ति पर कार्य करता है जो SD रैम कहलाता है, जो आजकल कंप्यूटरों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो इजी भाषा में समझेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है?
एक परिपथ का धारण करती है जो संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में अभिगमित होने की अनुमति देता है और बिना किसी परवाह किए वो वापस लौट सकता है। यह सिस्टम बस के साथ या आवर्ती पर कार्य करती है। एसडी रैम कहलाता है, जो आजकल कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाते हैं। यानी हर कंप्यूटर में रैम होना अति आवश्यक है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। रैम की विशेषताएं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी? वोलेटाइल में। रैम मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रैम वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, तो अपन इसका आंसर देंगे वोलेटाइल मेमोरी। दूसरी मेमोरी की तुलना में यह ज्यादा महंगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में इसकी कैपेसिटी कम होती है। इसकी स्पीड सेकेंड मेमोरी से काफी ज्यादा होती है। तो ये इसकी विशेषता आपको ध्यान रखना है। बिजली बंद हो जाती है तथा मेमोरी खाली हो जाती है। यानी बिजली जैसे बंद हुई तो ये मेमोरी खाली हो जाएगी। रैम सारे प्रोग्राम, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी में ही क्रियान्वित होते हैं। इस मेमोरी का उपयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है रैम का। इसका कंप्यूटर को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। जब तक जैसे लाइट से अपन चल रही है और कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये काम करेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ हो गया तो क्या इसमें डेटा है वो इरेज हो जाता है ना, हट जाता है, सेव नहीं रहता है। रोम में सेव रहता है, रैम में नहीं रहता। ये ध्यान रखना दोनों में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा रैम की विशेषता। और रैम के प्रकार, यानी रैम कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है स्टैटिक रैम। कौन सी? स्टैटिक रैम। और एक डायनेमिक रैम होती है। रैम के प्रकार पूछेगा तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम। तो मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अपन चलते हैं स्टैटिक रैम, यानी कि दोनों को बांटा अलग अलग भाग होता है। फर्स्ट को अपन देखेंगे स्टैटिक रैम। इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। इसमें एस रैम भी कहते हैं। ये चिप 6 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता है। इसमें बार बार रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, डेटा स्थिर रहता है। सॉरी, समान साइज का डेटा को स्टोर करने के लिए एस रैम को डी रैम से भी ज्यादा चिप की आवश्यकता होती है। एस रैम को बनाना की कीमत में काफी महंगे होते हैं। एस रैम को कैश मेमोरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके रूप में? कैश मेमोरी में। ये थी स्टडी रैम। स्टडी के फिर इसकी विशेषता क्या है? रैम एस रैम की विशेषता, यानी एस स्टैटिक रैम की विशेषता क्या है? ये बहुत दिनों तक चलती है। इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसकी स्पीड काफी तेज होती है। इसको कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साइज भी ज्यादा होती है और बनाना काफी महंगा होता है और पावर भी ज्यादा लगती है। किसमें? एस रैम में। फिर अपन देखते हैं डायनेमिक रैम। यह डी रैम भी कहलाता है। डायनेमिक मतलब डी रैम, वो है तो रैम, रैम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन वो आर था, ये डी है। इतना ध्यान रखना। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। एस रैम में ठीक उल्टा कार्य करती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। उसको रिफ्रेश, स्टैटिक मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है और डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अगर डाटा को लंबे समय तक रखना है तो इस मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट के साथ जोड़ा जा सकता है। अधिकांश यह डी रैम प्रयोग सिस्टम मेमोरी को बनाने के लिए किया जाता है। डी रैम का निर्माण एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से किया जाता है। डी रैम की विशेषता, ये बहुत कम समय तक चलती है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, स्टैटिक रैम में नहीं पड़ती है। एस रैम की तुलना में काफी धीमी होती है। इसकी साइज कम होती है। ये कीमत में काफी सस्ती होती है। स्टैटिक महंगी होती है और डायनेमिक सस्ती होती है और पावर की जरूरत आवश्यकता कम होती है। फिर अपन देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये तो थी रैम। रैम के बाद आएगा रोम। रोम एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज मेमोरी होती है जिसमें स्टोर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ये मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड और इलेक्ट्रिक चिप के रूप में लगी होती है। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना। अपन पढ़ रहे थे रोम। आगे इसकी परिभाषा क्या है? इसमें संग्रहित डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। रोम में एक जरूरी डेटा प्रोग्राम को कंप्यूटर निर्माण समय ही डाला जाता है, जिसके बाद में बदलना बड़ी मुश्किल होता है। यानी कंप्यूटर का जो बनाते हैं अपन, उसी टाइम में स्टोर की जाती है रोम, बाद में बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल। रैम कैसी है? वोलेटाइल। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है, उस समय रोम में स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर डेटा नष्ट नहीं होता है और रैम में नष्ट हो जाता है। इसलिए रोम को कंप्यूटर को शुरू करने वाले सभी सहायक प्रोग्राम का संग्रहण किया जाता है, जो कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इसमें बूटिंग प्रक्रिया में रोम मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी लगे होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसर को BIOS, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस के साथ साथ जोड़ने का कार्य करता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट निर्देशों का संचार हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। रोम, रैम और रोम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। रोम, रोम की विशेषता है इस मेमोरी में संग्रहित डेटा स्थिर होता है। कैसे होता है? स्थिर होता है, जिसे परिवर्तन करना मुश्किल होता है। इस मेमोरी को डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इस मेमोरी कंप्यूटर में बूटिंग प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और रोम मेमोरी रैम की तुलना में सस्ती होती है। रैम महंगी होती है, रोम थोड़ी महंगी होती है। ये मेमोरी मदरबोर्ड पर उपस्थित होती है, इसी कारण प्रोसेसर को तेज डेटा संचार कर पाती है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा रैम और रोम की परिभाषा। मित्रों, अपन रोम की विशेषता पढ़ चुके हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। रोम के प्रकार। रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार हैं, 4 प्रकार की होती है। पहली है एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरी है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चौथी है ई रोम, डबल ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अपन अब इसकी अलग अलग परिभाषा समझेंगे। चारों के प्रकार अलग है, तो अपन एक एक देखते हैं। पहली आती है एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी को मास्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, मतलब एम रोम को मास्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका प्रयोग पुराने कंप्यूटर में होता था और आज के कंप्यूटर में इस मेमोरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब पहले के पुराने कंप्यूटर होते थे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें स्टोर किए डेटा को कभी डिलीट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे डेटा इसमें स्टोर होता था, उसको अपन कभी भी चेंज या डिलीट नहीं कर सकते थे। ये एक स्थायी मेमोरी थी, तो ये अपन को ध्यान रखना है। यानी कि एम रोम की खास विशेषता क्या थी? ये पुराने कंप्यूटर में यूज होती थी। इसमें जो डेटा है उसको अपन डिलीट या परिवर्तित नहीं किया कर सकते थे। ये एक स्थायी मेमोरी होती थी। एम रोम में डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता था, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्थायी रूप में रखने के लिए एम रोम का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप में रखने के लिए किसका यूज होता था? एम रोम का। और इस मेमोरी की कीमत बहुत कम कीमत होती, यानी कि नॉर्मल प्राइस में ये अपन को अवेलेबल हो जाती थी। ये था एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? रोम के प्रकार। पहली कौन सी थी? एम रोम। तो मित्रों आगे अपन देखते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी नाम से पता चल रहा है प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम सेटअप होता होगा, तो इसलिए इसका नाम पी रोम मेमोरी कहा जाता है। पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिसमें वन टाइम प्रोग्राम ओटीपी मेमोरी भी कहा जाता है। आज के ज़माने में अपने फ़ोन में एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, लेकिन पी रोम के फॉर्म में अपन इसको समझेंगे वन टाइम प्रोग्राम मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इस मेमोरी में डेटा को केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है, इसके बाद उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यानी कि इसमें डेटा स्टोरेज एक बार हो जाएगा और इसको अपन आगे डिलीट कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको दोनों समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन अन्य रोम मेमोरी की तरह निर्माण के समय इसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जाता। यानी कि अन्य जैसे मेमोरी में अपन जब इसको बनाते हैं तो इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि इसमें स्टोर नहीं किया जाता है।
कोई भी उपयोगकर्ता बाद में इसमें डेटा स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अपन जैसे उपयोग करता है और इसमें बाद में अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी खाली तरह से होती है और इसमें अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें रखने के लिए पी रोम बर्नर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेमोरी चिप में सैकड़ों छोटे छोटे पस एंड डायट होते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है। किसमें, किसकी सहायता से? प्रोग्रामिंग से, यानी इसका नाम ही प्रोग्रामेबल मेमोरी है, तो प्रोग्राम की सहायता से डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके माध्यम से बर्नर कहा जाता है। इसके माध्यम को क्या बोलते हैं? बर्नर है। बर्नर किसे कहते हैं? जिसमें प्रोग्रामों की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है, उसको बर्नर कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड आती है अपने ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब होता है डेटा को डिलीट करना, मिटाना। ई रोम जैसे कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में डेटा को पढ़ा, रीड, लिखा, राइट भी किया जा सकता है, यानी पढ़ना और लिखना दोनों काम ईपी रोम में होता है। तो एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें डेटा पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। तो उनको ध्यान देना है कि ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम में डेटा स्टोर परमानेंट नहीं होता है। अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से इसमें डेटा को स्टोर, डेटा को मिटाया जा सकता है। स्टोर डेटा को अपन इसमें मिटा सकते हैं। तो नाम ही अपन को पता चला कि इरेजेबल है, डेटा को अपन अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा डेटा को मिटा सकते हैं। इसमें रीप्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब इसको रीप्रोग्रामेबल कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद अपन नया डेटा इसमें ऐड करते हैं प्रोग्राम से, तो उसको अपन रीप्रोग्रामेबल मेमोरी भी कह सकते हैं। इस मेमोरी पर एक कांच की खिड़की होती है, जिस पर निश्चित समय के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों को डालने पर इसमें स्टोर डेटा को मिटाया जा सकता है। इरेजेबल का मतलब है डेटा को मिटाना होता है। इसके बाद मिटे हुए डेटा की जगह एक अन्य डेटा स्टोर किया जाता है। कोई डेटा जैसे अपन ने उसमें हटा दिया है और उसकी जगह नया डेटा, यानी खाली हो गया बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ नई चीजें पढ़ने, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। एक मेमोरी होती है अपने जैसे मोबाइल में है, तो इसमें अपन जैसे मान लो कोई फोल्डर है, इसमें से कुछ डेटा डिलीट करते हैं और इसमें नया डेटा डालते हैं, तो इसको रीप्रोग्रामेबल मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ एक सस्ती और अच्छी मेमोरी है, परंतु अल्ट्रावायलेट किरण डाटा पर डालने में से चिप में स्टोर पूरा डाटा मिट जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा कि अल्ट्रावायलेट किरण जैसे इसमें डालते हैं तो इसमें चिप में स्टोर पूरा डाटा मिट जाता है, और इसी प्रकार प्रक्रियाओं करने में बहुत अधिक बिजली व समय लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ईपी रोम में। फोर्थ नंबर आती है ईईपी रोम, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है, यानी फुल फॉर्म इसकी पूछे तो अपन को ई डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म अपन को, रोम की तो अपन को पता है रीड ओनली मेमोरी, तो बस आगे के वर्ड पकड़ने हैं अपन को। डबल ई जैसे डबल ई पी थी तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, डबल ई है तो इरेजेबल तो था ही, इसके आगे एक और वर्ड जुड़ गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को बहुत सरलता से स्थायी रूप में स्टोर कर सकते हैं, यानी बहुत इजी तरीके से स्टोर किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, तो इसमें भी परिवर्तन होता है, इसमें भी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन अपना रहेगा मेमोरी में। इस मेमोरी में डेटा को पढ़ा लिखा जा सकता है। इस मेमोरी में पढ़ा लिखा जा सकता है। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकल संकेत के द्वारा हटाया व बदला जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, डबल ई पी रोम का यूज कहाँ होता है, तो मोबाइल फोन और कैमरा में इसका यूज। ईपी रोम में हाइब्रिड मेमोरी भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम पढ़े तो क्या, हाइब्रिड मेमोरी किससे बोलते हैं, डबल ई पी रोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को रीड करने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल संकेतों के माध्यम से डाटा को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। इस रोम मेमोरी को प्रोग्राम करना आसान है। इसके अनेक प्रकार रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अपन टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ रहे थे, तो मेमोरी चारों प्रकार की आपको मैंने समझा दी। अब और आगे नेक्स्ट सेशन लेंगे तो इसमें अपन क्वेश्चन आंसर डालेंगे जो अलग अलग एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस है,
और इस टॉपिक को अपन आगे आप चाहते हैं तो मैं और इजी तरह से समझा दूँ, जैसे कोडिंग के हिसाब से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाए, तो मैं एक अलग ही सेशन में एक इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो लेकर आऊँगा। और इस टॉपिक को और अच्छा इजी तरीके से समझने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और आप जैसे डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को और अच्छे से लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।